आज हम लोग यूपीपी पुलिस अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 9 देने जा रहे हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्न होंगे। पहली वीडियो में आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी में फिर मैथ मिलेगा और तीसरी वीडियो बिल्कुल इससे सट के जाएगी। उसमें आपको रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न एक सेट हो जाएंगे, लेकिन पहले वीडियो में हम दे रहे हैं सामान्य ज्ञान और हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश या भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, अर्थात किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। 4 विकल्प दिया गया है, चना है, ज्वार है, मक्का है अथवा गेहूं है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का चना उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इसलिए विकल्प संख्या ये आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। विकल्प है 80, 45, 31 और 29। तो विकल्प संख्या सी आपका सही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 निर्धारित है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, ये सही है। हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी सही है। अलवर राजस्थान में पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन झांसी मध्य प्रदेश में न पढ़ करके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसलिए यही विकल्प गलत है। आप पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, सही लगाना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि नहीं वाला बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। माँ चंद्रिका देवी धाम जंक्शन, माँ वैष्णो देवी धाम जंक्शन, शनि देव धाम जंक्शन या माँ बेलहा देवी धाम जंक्शन। तो डी इसका विकल्प सही है, क्योंकि प्रतापगढ़ जंक्शन को अब माँ बेलहा देवी धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के सभी पहलू उपबंधित हैं। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के सभी पहलू समवर्ती सूची में उपबंधित हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा है अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत, द्विआधारी या बाइनरी संख्या, निमोनिक्स या फॉर्टन्स। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा द्विआधारी या बाइनरी संख्या पर आधारित है, इसलिए विकल्प संख्या बी इसका सही हो जाए। 7वां दिया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित हुआ था 2008 में, 2010 में, 2011 में या 2009 में। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, इसलिए विकल्प संख्या डी सही होता है। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर अथवा हरदोई। तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 9वां क्वेश्चन है कि भादसौ के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक से अभिप्रेत क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। तो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य, या यह वास्तविक विश्वास किया गया कि कार्य विधि के विरुद्ध नहीं है, अथवा कोई कार्य जो वस्तुतः ईमानदारी से किया गया हो, या सद्भाव युक्त विश्वास के अधीन किया गया कार्य। तो भादसौ के अंतर्गत सम्यक सतर्कता एवं ध्यान के साथ किया गया कार्य आता है, इसलिए विकल्प संख्या ए सही है।
10वां क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? बांदा में, बाराबंकी में, जौनपुर में या बहराइच में? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले में हुआ था, इसलिए विकल्प संख्या ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें पूछ रहा है कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय, जनरल बिपिन रावत, अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? इस पर ख्याल रखेंगे। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर अथवा गोरखपुर? तो गोरखपुर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय स्थापित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में अथवा आगरा में? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, इस प्रकार से आपका विकल्प संख्या ए सही होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपको मिलते हैं, वाराणसी, कानपुर, नोएडा और लखनऊ। तो कानपुर को भारत का उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन 15 है आपके स्क्रीन पर। 15वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? विकल्प है आपके पास असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके बाद जब यह विफल हो गया तो स्वराज्य पार्टी बनाई गई, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही है। 16वां क्वेश्चन है कि किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है? प्लाटर के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा अथवा कीबोर्ड के द्वारा? तो कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सबसे कॉमन है या सबसे सरल है, विकल्प डी आपका सही हो रहा है। 17वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला अथवा वैशाली? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में हुआ था, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें बता रहा है, पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने, बघेल भीम ने, जयचंद्र ने या कुमारपाल ने? तो पृथ्वीराज तृतीय ने पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही हो रहा है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका, जिसको हम सिंघल द्वीप भी कहते हैं, को पहले जीता था? आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र ने अथवा विजयालय ने? तो लंका को विजयालय ने पहली बार जीता था, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। 21वां क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली या सर सैयद अहमद खां?
तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। 22वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1991 में, 1995 में, 1997 में या 1999 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। 23वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कि डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, कि पेरिफेरल्स कहते हैं, कि एप्लीकेंस कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है अथवा हरियाणा है। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? बी राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, सी दत्त ने या आर गाडगिल ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार बी राव ने किया था, इसलिए आपका विकल्प संख्या ए सही होता है। 27वां क्वेश्चन है कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की या आयात की। तो मांग पैदा करने के लिए उत्पादन की जरूरत होती है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी में इसको डाल लीजिए कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? पहली पंचवर्षीय योजना से, दूसरी पंचवर्षीय योजना से, तीसरी पंचवर्षीय योजना से अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना से। तो महालनोबिस मॉडल का संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से था, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यहां है प्रश्न है कि सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश अथवा छत्तीसगढ़। तो सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन वाला पहला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, इसलिए विकल्प संख्या सी है। और उत्तर प्रदेश में आप नियुक्ति लेने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस बन जाता है। 30वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है? प्रत्यक्ष कर है, सीमा कर है, घाटे की वित्त व्यवस्था है या संयुक्त उत्पादन कर है? तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत संयुक्त उत्पादन कर है, क्योंकि जितना आप उत्पादन करेंगे उस पर सरकार टैक्स लेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने कि सभी पहिएदार वाहनों के लिए सड़क का नियम है कि वे बाईं ओर रहें, दाईं ओर रहें, बगल में रहें अथवा बीच में चलें। तो भारत में हमारे यहाँ चारों तरफ यह नियम है कि हम सदैव रोड पर चलते समय बाईं तरफ चले, तो विकल्प संख्या ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो अगर सबसे सूक्ष्मतम कहेगा तो शुक्र ये बुध हो जाएगा, और सबसे बड़ा कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। तो विकल्प दिया है बृहस्पति, शुक्र, शनि और यूरेनस। तो बृहस्पति आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़े ग्रहों में जाएगा।
आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमरबेल, जिसको कस्कूटा बोला जाता है, वह है आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी या पूर्ण मूल परजीवी। तो यह पूर्ण तना परजीवी है। परजीवी का मतलब होता है कि जो दूसरे वृक्षों के ऊपर फेंक दिया जाए तो उसके रस को शोषण करके और अपना जीवन निर्वाह करता है। तो अमरबेल जो कस्कूटा होता है या जिसको देहात में पीली बौर कहते हैं, वह पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है। तो विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में चलन होता है, अपचय होता है, स्थानगत वृद्धि होती है या अपचय होता है। तो पादपों और प्राणियों में अंतर यह है कि पादपों में चलन होता है। विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है कि हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। तो हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करके और रक्त को पहुंचाता है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के और 38 क्वेश्चन, दो क्वेश्चनों के लिए निर्देश है कि दिए गए अवतरणों को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। पहले क्या पढ़ना है आपको? गद्यांश पढ़ना है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें दे रहा है कि रविंद्रनाथ सांस्कृतिक स्वर के रूप में पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिम विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने उसके भौतिक प्रगतिशीलता के आदर्श को नहीं अपनाया है। वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारत की राष्ट्रीयता में देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बह करके आई असंख्य जातियों प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता का कल्पना पश्चिम के शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों के निर्माण का राष्ट्रीय जीवन मान की अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य जानती है। वस्तुतः भारत की राष्ट्रीयता मानवीयता ही है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चेतना से उसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्मधर्म को चरितार्थ कर सकता है। इनका मानना यह है कि पश्चिमी सभ्यताओं के आदर्शों से हमारा विकास नहीं होगा, हमारा अपने जो भारत की राष्ट्रीयता है इसी से विकास संभव है। प्रश्न इस पर बनाए गए हैं, ध्यान से देखें आप लोग नीचे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन पर। यहां कह रहा है कि उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है पूर्व और पश्चिम का समन्वय, रविंद्र और भारतीय राष्ट्रीयता, राष्ट्र धर्म और आत्मधर्म, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जितना भी गद्यांश होता है कुछ न कुछ तो शीर्षक होगा ही। तो इसका सबसे दोनों शिक्षाओं का है, पूर्व और पश्चिम के शिक्षा के विषय में है, तो पूर्व और पश्चिम का समन्वय है इसमें, इसलिए विकल्प संख्या आपका ए सही होता है। 33वां क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ के सांस्कृतिक स्वर की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है प्रगतिशीलता और विज्ञान का समन्वय, अध्यात्म एवं विज्ञान का समन्वय, भारतीय अध्यात्मवाद की प्रधानता, पाश्चात्य वैज्ञानिकता की प्रमुखता। तो विकल्प संख्या बी इसका सही है। रविंद्रनाथ के सांस्कृतिक स्वर की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता अध्यात्म एवं विज्ञान का समन्वय है, अर्थात धर्म से अगर विज्ञान को जोड़ लिया जाए तो दोनों सर्वोपरि बन जाते हैं। विकल्प संख्या बी आपका सही है। 38 दिया है कि भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीयता का पर्याय
इसे कहा जा सकता है भौतिकवाद का, मानवीयता का, अध्यात्मवाद का अथवा प्रगतिशीलता का। तो भारतीय राष्ट्रीयता का पर्याय मानवीयता को माना जा सकता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है और गद्यांश की सहायता से ही आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है कि 39 से लेकर के 41 तक के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनियां दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला है 39 का ए कि जागृत सही है, कि जागृति सही है, कि जागृत सही है, कि जागृत सही है। तो इसके लिए जागृत शब्द के लिए जागृत वाला शब्द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए 40 का ये दिया है कि तिरस्कार को ऐसे लिखेंगे या तिरस्कार लिखेंगे या तिरस्कार लिखेंगे या तरस्कार लिखेंगे। तो तिरस्कार शब्द को बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपके स्क्रीन पर। यहां दिया गया है 41 क्वेश्चन को आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, थोड़ा सा और इधर खसका लीजिए इसको। इसमें दिया है वर्तनी शुद्ध छांटनी थी कि निरीक्षण को निरीक्षण लिखेंगे, निरीक्षण लिखेंगे, निरीक्षण लिखेंगे अथवा निरीक्षण लिखेंगे। तो निरीक्षण शब्द को हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, नी में छोटी का होता है, री में बड़ी का होता है, छतरिया छ और बड़ा होता है। 41 का ये सही होता है। निर्देश संख्या 42 से 45 के लिए कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम का मतलब होता है कि वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हों, अर्थात उन्हें शुद्ध शब्द कहते हैं। और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध, बिगड़े हुए शब्द होते हैं। शुद्ध शब्द आपको छांटना है। बता रहा है कि 42 के ए में आम, ओज, कपूर और हंसी, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ओज शब्द जो है वह तत्सम शब्द है, बकिया आम, कपूर और हंसी ये सब तद्भव शब्द हैं। 43 का ये में दे रहा है कि झगड़ा, कटोरा, तकरार और निर्वाह में कौन सा तत्सम शब्द है। तो निर्वाह जो है वह तत्सम शब्द है, बकिया, कटोरा, झगड़ा और तकरार ये सब तद्भव शब्द हैं। तो हमें तत्सम छांटना था, इसलिए विकल्प डी सही होता है। 44 में देखिए धरती, नारियल, गणना और कांच, इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो गणना विकल्प संख्या बी सही है, क्योंकि गणना तत्सम शब्द है, धरती, नारियल और कांच तद्भव शब्द है। 45 का ये में दिया है गुलाब, पुष्प, गेंदा और फूल में तत्सम शब्द कौन है। तो पुष्प इसमें तत्सम शब्द है, बकिया तीनों तद्भव हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका उत्तर होगा। आगे देखेंगे निर्देश दिया है 46 से लेकर के 48 तक क्वेश्चन करने के लिए कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब उसमें तत्सम था, इसमें तद्भव माने बोलचाल की भाषा से जो उसमें परिवर्तन हो गया है ऐसे शब्द बताना है। 46 का ये दिया है 20, अनुच्छेद, स्वार्थ और धरती में बता रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव है। तो धरती यह एक तद्भव शब्द है, इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है 47 नंबर क्वेश्चन कि स्टेशन, बधिक, चित्रक और चकवा में तद्भव कौन है। तो चकवा शब्द जो है वह इसमें तद्भव है, शेष, बधिक, स्टेशन और चित्रक ये सब तत्सम शब्द हैं। आगे चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, गलीचा, कंपनी, आंसू
और अग्नि में कौन सा तदभव शब्द है? तो 48 में आपका हो जाएगा सी, आंसू जो है वह तदभव शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम अश्रु होता है। निर्देश 49 का 51, 49 से लेकर के 51 तक आपको इस निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। निर्देश है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा? अक्ल का पुतला होना, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर होना, अत्यंत धूर्त होना या अत्यंत मूर्ख होना। तो अक्ल का पुतला होना माने बहुत बुद्धिमान होना, अर्थात विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कि आंधी के आम, आंधी के आम का अर्थ क्या है? सस्ती वस्तु होना, दुर्लभ वस्तु होना, उपहार में प्राप्त वस्तु या कठिनाई से प्राप्त वस्तु। तो आंधी के आम होना माने सस्ती वस्तु हो जाना या आराम से मिल जाना, तो यहाँ पर सस्ती वस्तु होना सही हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है कि आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आप देख रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है बेमेल तथा बेढंगा होना। विकल्प संख्या डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 55 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करके और उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से आप सही का चयन कीजिए। तो समानार्थी शब्द बताना है। प्रासाद दिया है, एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रसाद। तो प्रसाद का अर्थ पूछ रहे हैं कि कृपा होगा, कि प्रसाद होगा, कि महल होगा, कि ये सभी हो जाएंगे। तो प्रासाद का मतलब होता है महल, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है आपके स्क्रीन पर। 53 क्वेश्चन दिया है। नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक, कल्पित, कृत्रिम अथवा पुरातन। तो नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक से, इसलिए विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। इसका विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा, ये टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन दे रहा है कि डाह का अर्थ है अवन, अवध्वंस, दास अथवा ये विकल्प ईर्ष्या। तो डाह का मतलब होता है दूसरों को देख करके जलना और ईर्ष्या का भी मतलब यही होता है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाए। निर्देश संख्या 55 से लेकर के और 57 तक के क्वेश्चनों की करने के लिए ये निर्देश दे रहा है कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। मेघ दिया है, मेघ को पर्यायवाची क्या होगा? पयस होगा, जलधि होगा, नभचारी होगा या पयोद होगा। तो नभचारी माने नभ में आचरण करने वाला, पयस जलधि माने समुद्र होता है। तो पयोद, पयोद इसका अच्छा विकल्प हो जाएगा। पयोद माने पय देने वाला, अर्थात जल देने वाला, बादल ही होते हैं। पयोद इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया है 56 अंबु, अंबु का अर्थ हवा है कि जल है कि आग है अथवा आम है। तो अंबु माने होता है जल, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भूतेश का अर्थ है पिशाच, महादेव, इंद्र अथवा आत्मा। तो भूतेश भूतों के इस अर्थात महादेव, विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। 58 से लेकर के 59 अर्थात दो क्वेश्चनों के लिए निर्देश दे रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना है। अब बताना है कौन सा इसमें से विलोम शब्द है। दोनों में देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए सम्मुख का विलोम उन्मुख होगा कि प्रमुख होगा कि विमुख होगा, अधिमुख होगा। तो सम्मुख का विलोम विमुख होता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है सकारात्मक
का विलोम नकारात्मक होगा, आशात्मक होगा, संभावात्मक होगा अथवा निराशात्मक होगा। तो सकारात्मक का विलोम जो है वह नकारात्मक होता है। विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 60 से 61 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। अब विकल्प इसमें छांटना है कि न जीता जा सकने वाले को क्या कह सकते हैं, और विजय कह सकते हैं, कि अविजित कह सकते हैं, कि अजेय कह सकते हैं, कि अदम्य कह सकते हैं। तो 30 का विकल्प हो जाएगा, न जीता जा सकने वाला अजेय कहलाता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि जो मरने वाला हो उसको क्या कहेंगे, मुमूर्षु, म्रियमाण, मृतप्राय या मरणासन। तो डी इसका सही हो जाएगा, मरणासन अर्थात जो मरने वाला हो। बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, तो आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म निम्नलिखित में से किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ है, या पाली प्राकृत से हुआ है, या लौकिक संस्कृत से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जायसीकृत पद्मावत में किस बोली का प्रयोग किया गया है, ब्रज का, पौरवी का, बघेली का अथवा अवधी का। तो जायसीकृत पद्मावत में अवधी बोली का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है कि यात्री नाम से लेखन करने वाले रचनाकार थे विद्यापति, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा मतीराम। तो नागार्जुन यात्री नाम से लेखन करने वाले रचनाकारों में से थे, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हिम तरंगिणी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, केदारनाथ सिंह की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, कि भगवती चरण वर्मा की है। तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 66 और 67 के लिए निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पूछ रहा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विकल्प संख्या इसमें दिया है कि दी धन गंबर होगा, कि दिगम धन बर होगा, कि दिग धन अंबर होगा, कि दिक धन अंबर होगा। तो डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दिक धन अंबर बराबर दिगंबर ये व्यंजन संधि में होता है, क वर्ण का तीसरा वर्ण लेकर के दिगंबर बन जाता है। तो विकल्प संख्या डी इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निराशा का संधि विच्छेद बता दो। निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा या निरह धन आशा। तो 67 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, निधन आशा बराबर निराशा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर के और 70 तक के लिए आपके स्क्रीन पर निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि नहीं है उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं है वो उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। अब बता रहा है, पहला प्रश्न दे रहा है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं हो तो उत्तर के रूप में इसको चुनना है। लेकिन यहाँ क्या है, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। आदर से का मतलब ध्यान से सुनना चाहिए, और यहाँ पर दिया है आदर से, इसलिए थोड़ा सा यहाँ त्रुटि है। तो बी वाले में त्रुटि हो जाएगी, तो बी विकल्प ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है,
कोई त्रुटि नहीं है। तो ए वाले में देख रहे हैं कि आप इधर भी दिया है और आजकल भी दिया है, दोनों क्या है, समयवाची शब्द हैं, तो एक साथ दोनों प्रयोग नहीं हो सकते, इसलिए ए वाले में त्रुटि हो जाएगी, तो ए वाला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है अथवा कोई त्रुटि नहीं है। तो छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है, बिल्कुल इसका जो वाक्य है वह सही है, इसलिए लिखेंगे कि विकल्प संख्या डी सही है, अर्थात इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए और चैनल dr.an क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगले वीडियो तक के लिए क्लास यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।